ये 18th वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। और ये दूसरा टॉपिक तुम कह सकते हो। पहला टॉपिक था हमारा ये इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें दो तरह का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता था कि कैथोड पे कौन जमा होगा और एनोड पे कौन जमा होगा, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर लिया। और इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स था वो भी हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंडक्टेंस, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब बताओ कंडक्टर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, मेटेलिक और दूसरा कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक कंडक्टर करंट को पास कैसे करता है? ऑफ कोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर करंट को कैसे पास करता है? फ्री आयंस के द्वारा। यानी करंट जो तुम्हारा पास होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस के द्वारा पास होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ आयंस होते हैं, फ्लो ऑफ आयंस होते हैं, है ना। आयंस फ्लो करता है, करंट बनता है और पास होता है, ठीक है। तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा या आयंस फ्लो करेगा, करंट बनेंगे, तो कैसे? ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे हमें देखना है। अब एक बात सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या आयंस फ्लो करेगा तो क्या बिना एनर्जी लेके फ्लो करेगा? बिना एनर्जी लिए वो फ्लो कर सकता है क्या? नहीं, एनर्जी देने होंगे हमें, एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके मोशन करेगा, फ्लो करेगा, करंट बनेगा। आयंस एनर्जी लेके हम एनर्जी देंगे उसे, आयंस तब वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आयंस को या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाओ, मोशन करवाओ, और उसके लिए तुम एनर्जी दो। एक और बात, अगर हम एनर्जी ज़्यादा दें, एनर्जी क्या करें? ज़्यादा दें, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। आयंस का फ्लो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो करंट जो प्रोड्यूस्ड होगा वो भी तो ज़्यादा अमाउंट में होगा। ऑफ कोर्स तुम जितना ज़्यादा एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा और करंट उतना ही ज़्यादा बनेगा। इसी बात को ओम्स लॉ किस तरह से कहता है, ध्यान दो। ये हमारा एक सेटअप है, ये तुम्हारा बैटरी है। बैटरी है क्या? एनर्जी का डब्बा है, एनर्जी भरा हुआ है इसमें, और इस एनर्जी को तुम जनरली कह सकते हो पोटेंशियल। क्या कह सकते हो? पोटेंशियल। श्योर है? अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस फ्लो करेगा, मोशन करेगा, तो इस बैटरी का एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स और आयंस फ्लो करेगा और करंट बनाएगा। यानी एनर्जी ज़्यादा दोगे यानी पोटेंशियल भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो फ्लो ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, तो करंट भी क्या होगा? ज़्यादा बनेगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल दोगे यानी बैटरी में एनर्जी दोगे, उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस्ड होगा। सिंपल बात है, सही बात है। ऑफ कोर्स जिसके पास ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होगा उसी का स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता है? हम नहीं जानते हैं कि जिसको ज़्यादा ग्लूकोज पिलाएंगे उसके बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा, वो उतना ज़्यादा क्या करेगा? स्पीड में भागेगा, तो रेस तो वही जीतेगा। सीधी सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा दोगे, पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस फ्लो ज़्यादा करेंगे, करंट क्या होगा? प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। यहाँ देखो, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये है तुम्हारा ओम्स लॉ। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा अगर आप उसको एनर्जी सप्लाई क्या करोगे? ज़्यादा करोगे। पोटेंशियल सप्लाई क्या करोगे? ज़्यादा करोगे। सीधी सी बात है। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? करंट। चलो प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं यहाँ से, तो भी इज इक्वल टू आई आर। आर एक कांस्टेंट आ गया जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। आई फोर क्या? करंट। भी फोर क्या? पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है, सबको मालूम होगा, या फिर तुम इसे वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हो। अब सवाल ये है तुम्हारे दिमाग में कि सर हम जितना एनर्जी देंगे, जितना पोटेंशियल देंगे, उतना का ना करंट बनना चाहिए था। अगर हम 10 जूल एनर्जी देते हैं, 10 जूल पोटेंशियल देते हैं, 10 वोल्ट पोटेंशियल देते हैं, तो सब के सब एनर्जी करंट में कन्वर्ट होना चाहिए था। ये आर कहाँ से आ गया? भी इक्वल टू आई होना चाहिए था। होता क्या है? भी इक्वल टू आई आर।
ये आर कहाँ से आ गया, रेसिस्टेंस कहाँ से आ गया। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स और आयंस फ्लो करता है कंडक्टर में, तो कंडक्टर का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो इन लोगों को आगे बढ़ने से, मोशन करने में डिस्टर्ब करता है, रोकता है, अपोज करता है, एंड दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। सपोज करो अगर हमने 10 जूल एनर्जी हमने दिया इलेक्ट्रॉन्स या आयंस को करंट बनाने के लिए, तो 2 3 4 जूल ऐसे कुछ ऐसे जूल होंगे जो क्या होगा, वो जो अपोजिंग कैरेक्टर है कंडक्टर का, जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को रोकने की कोशिश करता है, उसको ख़त्म करने में लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब 10 जूल दोगे तो 7 जूल का तुम्हारा करंट बनेगा और 3 जूल तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। उसी वेस्टेज को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो व्हाट इज रेसिस्टेंस? तो सीधी सी बात है भाई, हम लोग भी चलते हैं रोड पे, फ्रिक्शन हमें क्या करता है, आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स और आयंस चलता है कंडक्टर में, तो कुछ फैक्टर उसे अपोज करता है, आगे बढ़ने से रोकता है, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, रेसिस्टेंस। ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस फ्लो ऑफ करंट, यानी आयंस और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में रोकता है, इज कॉल्ड क्या चीज़, रेसिस्टेंस। अब तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि सर ये आयंस को या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में रोकेगा कौन? हम एनर्जी देंगे वो फ्लो होते चल जाएगा, जितना एनर्जी देंगे उतना का फ्लो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको रोकेगा। और कैसे रोकेगा, बहुत ईजिली समझ जाएंगे आप। यानी रेसिस्टेंस कहाँ से आ गया, आयंस को रोकता कौन है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेसिस्टेंस अराइजेस ड्यू टू, कारण देखो क्या होता है, आयंस फ्लो करता है, यस ऑफ कोर्स आयंस फ्लो करता है। और कैसे आयंस फ्लो करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में? याद देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, NaCl मोल्टेन स्टेट में लो, ऑफ कोर्स, तो Na+Cl- में टूटेगा। Cl- किस तरफ भागेगा भाई, एनोड की तरफ। Na+ किस तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ। सब मालूम है, Na+ किधर भागने की कोशिश करेगा, कैथोड की तरफ। Cl- किधर फ्लो करेगा, एनोड की तरफ। तो फ्लो ऑफ आयंस तो हो रहा है, करंट पास हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या Na+ और Cl- को फ्लो होने में डिस्टर्ब कौन कर रहा है? तो गौर से देखो, सबसे पहला अपोजिट आयंस अट्रैक्शन, अपोजिट आयंस अट्रैक्शन। अब बताओ Na+ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, Cl- पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। दोनों के बीच में क्या, अट्रैक्शन। और Na+ को किधर जाना है, इधर जाना है। Cl- को किधर जाना है, अपोजिट साइड में, यानी Na+ के अपोजिट साइड में। तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन जो है, उसको, उसकी वजह से Na+ और Cl- क्या फ्रीली फ्लो कर लेगा, नहीं करेगा। दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है उसको फ्री फ्लो होने नहीं देगा। मतलब अपोजिट आयंस अट्रैक्शन के कारण ये जो है क्या अराइज्ड होता है, रेसिस्टेंस अराइज्ड होता है, वो फ्लो होने में प्रॉब्लम करता है। दूसरा फैक्टर देखो, आयंस और सॉल्वेंट। सपोज करो तुमने NaCl को पानी में डाला, तो Na+ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और H2O में ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। तो कुछ मॉलिक्यूल्स H2O का ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, उसके कारण Na+ को क्या कर लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा। ऑफकोर्स घेर लेगा, घेरेगा कि नहीं बोलो। तो Na+ जिसको कहाँ जाना है, कैथोड पे जाना है, और H2O जो तुम्हारा सॉल्वेंट है, Na+ को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, तो क्या वो ईजिली फ्लो कर लेगा उधर जाने के लिए, नहीं, प्रॉब्लम होगा उसको। तो ये भी दूसरा कारण है। ठीक उसी तरह से Cl- को H2O पे जो H+ होता है, H2O पे क्या होता है, H2O पे जो ये है ना तुम्हारा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। ये हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज Cl- को चारों तरफ से घेर लेगा और उसे भी एनोड पे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। तो पहला, अपोजिट आयंस अट्रैक्शन के कारण डिस्टर्ब हो रहा है, फ्लो ऑफ आयंस। दूसरा, आयंस और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के कारण। और तीसरा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब ये जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर तुमने NaCl डाला है, वाटर डाला है, उसके जो सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट दूसरे सॉल्वेंट को एक दूसरे से क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, और उसी के अंदर कौन है, आयंस है। तो आयंस भी क्या करेगा, उसके फ्लो में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, अपोज होगा। तो रेसिस्टेंस जो अराइज्ड होता है किस में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, वो कितने कारणों से होता है, 3 कारणों से। ध्यान दो, Na+Cl- फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, फ्रीली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकता है। 3 फैक्टर है जो उसे फ्लो होने से रोकता है। और जो आयंस को रोकेगा, जो प्रॉपर्टी आयंस को रोकेगा, उसे क्या कहते हो तुम लोग, रेसिस्टेंस कहते हो।
तो पता चला रेसिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कैसे अरेस्ट होता है, नो प्रॉब्लम। एक और चीज़ देखो यहाँ से, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हो, वैसा सेल जिसमें, वैसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। पढ़े हो इलेक्ट्रोलाइसिस? बताओ केटाइन कहाँ जाता है, कैथोड पे, एनायन कहाँ जाता है, एनोड पे। तो यहाँ एक चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि ये जो तुम कैथोड और एनोड है उसके बीच की दूरी को, डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, उसको लेंथ लो, उसको क्या मान के चलो, लेंथ। और कैथोड और एनोड का जो सरफेस एरिया है उसको एरिया मान के चलो, ठीक है। नौ एक बात देखो यहाँ से कि रेसिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। ये बात तो तय है कि ये किसका प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का। तो ऑफकोर्स कंडक्टर के पास क्या है, लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, उसका नेचर है। तो इन बातों पर रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो ज़रा सोचो, अगर कैथोड एनोड के बीच की दूरी ज़्यादा रहे तो रेसिस्टेंस का अमाउंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आयंस को ज़्यादा दूर फ्लो करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ उसको जो अपोज करेगा वो प्रॉपर्टी, वो अमाउंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यानी रेसिस्टेंस जो है तुम्हारा वो लेंथ के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बात को समझो। लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर वो मेटेलिक कंडक्टर होता तो ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अरे वही कॉपर का वायर, जिंक का वायर, लेंथ तो क्लियर है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया किसे कहते हो, ये देख रहे हो तुम फिगर में, मेटेलिक कंडक्टर के लिए। बट याद रखो हम लोग किसको फोकस कर रहे हैं अभी, कंडक्टेंस हम कहाँ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यानी कंडक्टर में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। अभी हम मेटेलिक कंडक्टर की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, जिसमें आयंस के द्वारा करंट पास होता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलो प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं। प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे क्या आएगा, कांस्टेंट, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। और तो आर इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू एल बाई ए। एल क्या है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिस्टेंस बिटवीन किसके, डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। और सरफेस एरिया जो कैथोड और एनोड का होगा उसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया के नाम से जानेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, ये रो क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहलाएगा। रो क्या कहलाता है, रो किसे कहते हो, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, क्लियर है। तो रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, देखो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और ये जो तुम्हारा रो है नेचर पे डिपेंड करेगा। रो किस पर डिपेंड करेगा, अलग अलग कंडक्टर लोगे, जैसे आयरन का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और होगा, यानी रो जो है ना वो नेचर पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टिविटी। और किन बातों पर डिपेंड करेगा, देखते हैं। तो आर इजकल टू क्या हो गया, रो इंटू एल बाई ए। अब रो को कैसे डिफाइन करोगे, चूंकि इंपॉर्टेंट है, 12th में पूछता है। यदि लेंथ कितना ले लें हम, 1 सेंटीमीटर, यानी कैथोड एनोड के बीच की दूरी कितने ले लें, 1 सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया जो इसका है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस केस में ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर, सर्किल जैसा है, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है हमको। और यहाँ पे सरफेस एरिया हो जाएगा वही चीज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लेंथ कितना ले लो 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल ये सरफेस एरिया कितना ले लो, एनोड या कैथोड का, एनोड एंड कैथोड का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो पुट करो तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा, रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। तो लेंथ कितना 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। तो तुम इसे लैंग्वेज में क्या बोलोगे, लैंग्वेज में बोलोगे कि यदि हम 1 सेंटीमीटर लेंथ वाला कंडक्टर लें जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब जो उसमें रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा, डेवलप्ड होगा, उस डेवलप्ड रेसिस्टेंस को क्या कहोगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। इसे इस तरह से भी तुम कह सकते हो। यहां से देखो, यदि हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर लेते हैं और कैथोड एनोड के बीच की दूरी कितना ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और ये जो सरफेस एरिया है कैथोड एनोड का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, तब जो रेसिस्टेंस डेवलप्ड होगा उस सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रेसिस्टेंस डेवलप्ड होगा वो रेसिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बराबर। तो देखो इसे डिफाइन कैसे करोगे, ये 12th में पूछता है, व्हाट इज रेसिस्टिविटी, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर having 1 centimeter length between anode and cathode and 1 centimeter square surface area of electrodes is called resistivity या specific resistance। बात समझ में आ रहा है,
अरे कुछ नहीं है, 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लो कैथोड और एनोड के बीच, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ले लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो 1 सेंटीमीटर, ये सरफेस एरिया ले लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब जो रेसिस्टेंस डेवलप्ड होगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसे क्या कहेंगे हम, रेसिस्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, रेसिस्टिविटी कहेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कहेंगे रेसिस्टिविटी। चलो नेक्स्ट देखो उसके आगे ना, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एल इंटू बी को क्या कहते हो, एरिया। क्लियर है ना। तो चलो एरिया कितना था वहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितना था 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ml, यानी 1 cc सेंटीमीटर क्यूब। तो चलो रेसिस्टिविटी को इस तरह से भी तो डिफाइन कर सकते हो, दस द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, अब ध्यान दो हम बोलते थे कितना लेंथ 1 सेंटीमीटर, हम नहीं बोलेंगे 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बोलते थे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम उसे वॉल्यूम में बोलेंगे, और वॉल्यूम में कितना होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। तो कैसे तुम रेसिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो नए तरीके से, देखो इधर, दस द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml या 1 cc भी बोल सकते हो उसको, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या मतलब इसका हुआ। देखो तुम यहां पे क्या लोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लोगे कि नहीं, अर्थात में तुम करंट पास करवाओगे, तो वो जो तुम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए हो, जैसे NaCl को पानी में डाला सॉल्यूशन बना, तो कितना लेना पड़ेगा तुमको यहाँ पे 1 ml 1 cc सॉल्यूशन ले लो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो 1 ml ले लो 1 cc, सेम चीज़ हुआ। तब जो डेवलप्ड होगा इसमें रेसिस्टेंस, यानी 1 ml सॉल्यूशन के द्वारा डेवलप्ड रेसिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग, रेसिस्टिविटी कहेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहेंगे, नो प्रॉब्लम। ध्यान दो, अरे 1 सेंटीमीटर ले रहे थे ना लेंथ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे थे ना सरफेस एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम में आ गया ना ये। तो तुम अगर ये बोल सकते हो तो 1 ml क्यों नहीं बोल देते हो क्लियरली। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 ml डाले हैं, तो उस 1 ml सॉल्यूशन के द्वारा जो डेवलप्ड हुआ है रेसिस्टेंस, उस रेसिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी कहेंगे। यानी तो दूसरा तरीका है तुम्हारे पास, कैथोड और एनोड के बीच की दूरी कितना ले लेंगे हम 1 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया कितना ले लेंगे इसका हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब जो इसमें रेसिस्टेंस डेवलप्ड होगा उसे रेसिस्टिविटी कहेंगे। अब तुम पे डिपेंड करता है, दोनों एक ही बात है, चाहे तुम वॉल्यूम के टर्म में बोलो। और वॉल्यूम के टर्म में बोलना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के लिए वॉल्यूम के टर्म में बोलना, इसलिए क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करते हैं जो लिक्विड स्टेट में मिलेगा हमको, मोल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में, एक्वा सॉल्यूशन में, याद है ना। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए डिफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये है कि हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, हम 1 ml लेते हैं और तुम भी 1 ml लो, तो अब बताओ 1 ml जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया और तुमने जो लिया, सॉल्यूशन का नेचर सेम है, लेकिन हमारी 1 ml सॉल्यूशन में ध्यान से सुनना 10 मोल इलेक्ट्रोलाइट है और तुम में 8 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब सॉल्यूशन तो 1 ml ही है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास जो 1 ml सॉल्यूशन है उसके जो आयंस होंगे, उसमें जो आयंस होंगे वो अलग होंगे, और हमारे पास जो 1 ml सॉल्यूशन है उसमें भी आयंस क्या होंगे, अलग होंगे, क्योंकि मोल दोनों में क्या है, अलग अलग है। हम तो 1 ml भी लिए थे, तुम भी 1 ml ले रहे हो, हम 1 ml लिए, दो मोल इलेक्ट्रोलाइट डाले, तुम भी 1 ml लिया और 4 मोल डाल दिया तुम। दोनों ने जब रेसिस्टिविटी निकाला, दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस दोनों में क्या है, अलग अलग है। अरे आयन से ना फ्लो करता है तो करंट बनता है। अब तुम्हारा 50 गो आयंस फ्लो कर रहा है, हमारा 40 गो आयंस फ्लो कर रहा है, तो क्या दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा, नहीं होगा सेम। तो यहाँ तो प्रॉब्लम है सर, रेसिस्टिविटी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करने लगा। भले ही हमारा 1 ml सॉल्यूशन है, तुम्हारा भी 1 ml सॉल्यूशन है, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो रेसिस्टिविटी भी क्या है, अलग अलग है। तुम्हारे पास कुछ और आयंस हैं, हमारे पास नंबर ऑफ आयंस अलग हैं, लेकिन दोनों के वॉल्यूम कितने हैं, 1 ml है। इसका मतलब ये जो डिफिनेशन है तुम्हारा, ये यानी रेसिस्टिविटी जो है तुम्हारा किस बात पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे। क्योंकि अगर 1 ml हम लिए हैं और तुम भी 1 ml ले रहे हो, तो इसका ये मतलब ज़रूरी नहीं है
कि दोनों में नंबर ऑफ आयन सेम होंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट रेसिस्टिविटी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, रेसिस्टिविटी का जो डिफिनेशन है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी कंडक्टर के नेचर पे भी डिपेंड करता है। कहाँ पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के नेचर पे भी डिपेंड करता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है भाई उस पर डिपेंड करता है, एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। जो बात हमने लिख दिया यहाँ पे देखो, नेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो आईटी, मेडिकल, नीट वगैरह में सब जगह पूछा गया। क्या पूछता है बताइए, इनमें से रेसिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो हम लोग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख के आ जाएंगे, नेचर ऑफ कंडक्टर लिख के आ जाएंगे, लेकिन वहाँ एक ऑप्शन में ये भी होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है क्या? यस करता है। अरे हम भी 1 ml लेंगे, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दो, 1 ml हम भी लेंगे, तुम भी 1 ml लोगे। यहाँ क्या बोल रहा है, रेसिस्टिविटी के लिए क्या जरूरी है, 1 ml सॉल्यूशन। ये थोड़े लिखा हुआ है कि उसमें आंसर भी सेम होनी चाहिए, ये तो नहीं लिखा। हम 1 ml लेंगे, 2 मोल डाल देंगे उसमें इलेक्ट्रोलाइट, तुम 5 मोल डाल दोगे, तुम में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा, तुम्हारी रेसिस्टिविटी अलग होगी, हमारी रेसिस्टिविटी क्या होगी, अलग होगी। क्योंकि अल्टीमेटली फ्लो कौन करेगा, आयंस। 50 आयंस तुम्हारा फ्लो कर रहा है, 40 आयंस मेरा फ्लो कर रहा है। 50 आयंस को रोकने का जो कैरेक्टर होगा और 40 आयंस को जो रोकने का कैरेक्टर होगा, क्या सेम होगा? नहीं, अलग अलग होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो रो बराबर क्या होगा, आर ए बाई एल, बहुत सिंपल चीज़ है। आर का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ का सेंटीमीटर, कैंसिल करो तो क्या हुआ यूनिट ऑफ रो, ये हो गया तुम्हारा ओम परसेंट, ओम इंटू सेंटीमीटर या ओम इंटू मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पूछता है कभी कभी 12th में, इसलिए हमने इसको क्लियर करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन ए गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अरे जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, कैथोड होते हैं, एनोड होते हैं, ठीक है, तो किसी गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड के बीच की दूरी को क्या बोलते हो तुम, लेंथ, सही है। और सरफेस एरिया क्या उसका, उस कैथोड और एनोड का जो सरफेस एरिया है वही है ना। तो क्या किसी गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में लेंथ बदलेगा क्या, क्रॉस सेक्शन ये सरफेस एरिया बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। ये दोनों चीज़ें किसी एक सेल के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या मतलब तुम्हारा, कैथोड एनोड जब चाहोगे इधर उधर कर दोगे, तुम क्या एक सेटअप लेके आओगे, तो ना तो तुम कैथोड एनोड के बीच की दूरी बदल पाओगे, ना उसका सरफेस एरिया बदल पाओगे, कांस्टेंट होगा ये दोनों। तो यहाँ पे लेंथ बाय एरिया जो होगा किसी गिवन सेल के लिए वो कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को सेल कांस्टेंट कहेंगे, यानी एल बाई ए को क्या कहा जाता है, सेल कांस्टेंट कहा जाता है। क्लियर है, इसको भी याद रखो, आगे काम आएगा। ऑफकोर्स अब किसी एक सेल के लिए, गिवन सेल के लिए उसका लेंथ कांस्टेंट होगा, उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऑफकोर्स होगा। और उस एल बाई ए के रेशियो को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सेल कांस्टेंट। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लेंथ बाय एरिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक देखेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। क्लियर है, इसमें जो दिक्कत है वो तुम पहले इसको रिपीट करके देखो, बहुत ही सिंपल बात है, और हमको लगता है 10th में तुम पढ़े भी हो इसको, ठीक है, 10th में तुम लोग इसको पढ़े भी हो, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। ध्यान से देखिए इसको, जो भी दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिए जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके।